गुड मॉर्निंग बच्चों। पीपीजीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर टूट के बरसे और आप अपने जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएं। तो आज हम हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। हमने अब तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के विषय में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है अव्यय। देखिए, अ का अर्थ है बिना, ठीक है ना। अगर हिंदी व्याकरण के अंदर देखें तो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो उपसर्ग के हिसाब से अ का अर्थ बताया गया है बिना, यानी कि अभाव, ठीक है ना। और वय का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वय का शाब्दिक अर्थ होता है खर्च, ठीक है। तो जिससे खर्च ना किया जाए, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें अव्यय का, तो शाब्दिक अर्थ होता है जिसे खर्च ना किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी सही परिभाषा अगर समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हम पहले उसे पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो जिन शब्दों के रूप, देखिए अव्यय की परिभाषा है कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक, पुरुष, इन सब के आने के बाद भी बदलते नहीं हैं, परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय कहलाते हैं। बात वही हो गई, जैसे धन हम खर्च करते हैं और धन खर्च नहीं करेंगे तो हम उसे बचा लेंगे। उसी तरीके से वाक्य के अंदर वो शब्द जो कि चाहे वचन आ जाए कोई सा, एक वचन, बहुवचन, पुरुष आ जाए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, चाहे फिर लिंग आ जाए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये सब आने के बाद में भी जो परिवर्तित नहीं होते हैं वह कहलाते हैं अव्यय। तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल। देखिए, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल, ठीक है। वचन एक वचन, बहुवचन हो गए, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए, कारक जो होते हैं कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रादान, संबोधन, वो सब कारक। और एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको और पढ़ा भी दूंगी। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, जो तीन बताए थे आपको वो हो गए। और काल, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर जैसे टेंस होते हैं, हिंदी के अंदर भी वैसे काल होते हैं। तो इनमें से कोई भी आ जाए, कहने का मतलब इनमें से कोई भी आ जाए, लेकिन वो जो शब्द होगा, जो शब्द है वो बदलेगा नहीं, उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो क्या कहलाएगा? वह अव्यय कहलाएगा, ठीक है ना। कुछ भी आ जाए इनमें से, ठीक है, वो शब्द नहीं बदलेगा, शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका रूप नहीं बदलेगा, तो वह कहलाएगा अव्यय। तो हो गया जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष व काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, के अनुसार नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द
कहते हैं। विकार यानी कि रूप परिवर्तन, बदलना, है ना, और अविकार यानी जिसका रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है, जो बदल रहा नहीं है, वही है, एक ही बात है, चाहे अव्यय कह लो चाहे अविकारी शब्द कह लो, ठीक है। अब उदाहरण देखो, उदाहरण समझिए, अब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बात। गीता धीरे गाती है। अब मैं गीता की जगह, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग रख देते हैं हम। अब गीता की जगह अगर हम राम रख देंगे, राम धीरे गाता है, तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसमें ये रूप परिवर्तित हो गया, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग होते कैसे, यहाँ पे देखिए गाते की जगह क्या हो गया, गाता हो गया। लेकिन जो धीरे शब्द है, ये शब्द में कहीं परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है ना। ये शब्द जो है परिवर्तित नहीं हुआ है, चाहे लिंग दूसरा आ जाए, जैसे स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग आ जाए, तो गीता की जगह स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो गया, गाती की जगह गाता हो गया, इसमें भी परिवर्तन हो गया, देखिए। लेकिन ये शब्द ज्यों का त्यों है। तो यही शब्द क्या है, अविकारी शब्द है, यही शब्द क्या है, अव्यय है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, विद्यालय मेरे घर से दूर है। अब हम विद्यालय की जगह कोई दूसरा शब्द यहाँ पे रख दें, ठीक है। विद्यालय मेरे घर से, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट, हाँ, घर से, विद्यालय मेरे घर से दूर है। अब विद्यालय मेरे की जगह अगर हम दूसरा शब्द कर देते हैं, उसके घर से दूर है, तब भी देखिए ये जो दूर शब्द है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। जबकि मेरे की जगह क्या हो गया, उसके घर हो गया। या विद्यालय मीता के घर से दूर है, विद्यालय हिमांशु के घर से दूर है, विद्यालय उन लड़कियों के घर से दूर है। हम किसी भी तरीके से बात को कहें तो दूर शब्द कहीं पे भी बदल नहीं रहा है, तो यही अव्यय है, ठीक है। ये बात अब आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम दूसरा उदाहरण, दो उदाहरण हो गए, अब हम आगे चलते हैं कि अव्यय को, अव्यय के भेद, है ना। अव्यय के 4 भेद हैं। पहले एक बार शॉर्ट में बता देते हैं आपको। अव्यय के 4 भेद हैं। एक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आश्चर्य, ठीक है ना, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले, आश्चर्य को दर्शाने वाले, बताने वाले, जताने वाले। तो ये 4 अव्यय के भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण कर लेते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण किसे कहेंगे,
सबसे पहला आ गया क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता को बताते हैं, क्रिया संबंधी विशेषता को बताते हैं, विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने पहला वाक्य क्या मतलब लिखा था अभी, राम धीरे गाता है। अब इसी वाक्य को ले लेते हैं दोबारा से हम, राम धीरे धीरे गाता है। देखिए, धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्रिया संबंधी विशेषता को बता रहे हैं। धीरे शब्द से ये तो पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, किसकी, गाने की। लेकिन जब दोबारा धीरे लिख दिया गया तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर उजागर हो गई, इसलिए यहाँ पर हो गया राम धीरे धीरे गाता है। इसी तरीके से देखिए, क्रिया विशेषण के भेद भी होते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद हैं, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के भेद हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, पहला हो गया कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण, काल से स्पष्ट हो रहा है, समय की बात हो रही है। तो देखिए, वे क्रिया विशेषण शब्द, कौन से क्रिया विशेषण शब्द, जो कि क्रिया की जितनी काल संबंधी विशेषताएं हैं उनको बताते हैं, उनको दिखाते हैं, तो वो कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल शब्द से ही यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। अब सब में ना शब्द से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। कालवाचक है तो यहाँ पर समय से संबंधित शब्द हो जाएंगे, स्थानवाचक है तो यहाँ पर स्थान से संबंधित शब्द हो जाएंगे, रीतिवाचक है
तो तरीका या ढंग, ठीक है ना, उससे संबंधित हो जाएंगे। परिमाणवाचक है तो मात्रा, मापतोल, इससे संबंधित हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग वे क्रिया विशेषण शब्द, वे क्रिया विशेषण शब्द जो, वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की समय, किसकी, क्रिया की समय, ब्रैकेट में लिख लीजिए काल, ठीक है, काल संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया होने का समय बताते हैं। क्या बताते हैं? अर्थात क्रिया होने का समय बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहलाती है, जैसे देखिए, शाम कल आएगा, ठीक है ना, ये उदाहरण है। शाम कल आएगा, समय संबंधी बता दिया ना इन्होंने, काल संबंधी, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो, मुझे आज दुकान पर जाना है। कब जाना है? आज, ठीक है। क्योंकि काल है तो काल में क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। और हमारे जैसे कि इंग्लिश के अंदर तो इन तीनों के 4-4 पार्ट हो जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो परफेक्ट, इस तरीके से 4 हो जाते हैं। और हमारे हिंदी के अंदर क्या है कि काल भी जो है बिल्कुल तीनों जो है बराबर नहीं बटे हुए हैं। किसी में कोई 5 भागों में विभक्त है तो कोई 3 में ही विभक्त है, ठीक है। तो वो टॉपिक अलग से है। तो देखिए इसमें कौन सा है जो कि बता रहा है, कौन सा शब्द है? कल, और इसमें है आज, ठीक है, जो काल को सूचित कर रहा है। इसी तरीके से देखिए तीसरा वाक्य देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं आपको। बच्चा दिन भर मिट्टी में खेलता रहा, दिन भर मिट्टी में खेलता रहा। इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? दिन भर, ठीक है। और देखिए और क्या बना सकते हैं, लिखिए विशाखा परसों एयरपोर्ट छोड़ना होगा। तो इसमें परसों, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द हैं जो कि काल को इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो किस में आएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत वे सभी वाक्य आ जाएंगे। और आप इन्हीं शब्दों से इसकी अव्यय जो है, अव्यय का जो भेद है वो पकड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा है क्रिया विशेषण का पहला हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्रिया विशेषण कौन सा था? संबंधवाचक था
अब मैं आपको पहले कुछ शब्द हैं जो कि कालवाचक से संबंधित है, तो वो सारे शब्द आपको लिखवा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को और आसानी हो जाएगी और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे आप, तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण का मतलब ये है कि वो शब्द लिखोगे केवल, तो कौन कौन से हैं वो शब्द, ठीक है ना। वाक्य नहीं लिखवा रही हूँ, केवल शब्द लिखवा रही हूँ। जैसे कि पहला आज, दूसरा कल, परसों, कल में बीता हुआ भी और आएगा वह भी, कब, अब, जब, तब, अब, जब, तब, अब तक, जब तक, तब तक, अब तक, जब तक, तब तक, सदा, अभी, सदा यानी सदैव, सदैव भी कर लो यहाँ पे, और सदा, सदैव, जभी, तभी, जभी, तभी, जभी, तभी। इसके बाद में पहले, पीछे, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, बाद में, पूर्व दिशा वाला नहीं है, पूर्व पहले वाला, ठीक है। चाहो तो पहले के साथ में लिख लो, फिर सदैव हो ही गया, हमेशा, सर्वदा, हमेशा, साथ में कर देते हैं इसको, फिर आराम से लिखते रहेंगे हम। ये नोट्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, अगर आप ये साथ में नोट करते हैं और इसमें और अपनी तरफ से एग्जाम्पल, उदाहरण इसमें और आप मिक्स कर लेंगे, मिला देंगे, तो आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और किसी किताब को फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 18 हमेशा, हमेशा के बाद में सर्वदा, नित्य, सर्वदा, नित्य, नित्य के बाद में देखिए प्रातः, सुबह, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, मध्याह्न के बाद में शाम, गत, शाम, गत का मतलब पिछला होता है, गत, ठीक है ना। और गत के बाद में देखिए गत, रात, दिन भर, दिन भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह के बाद में हो जाएगा प्रति मास, दोपहर,
बाद में घड़ी घड़ी हर घड़ी, घड़ी घड़ी हर घड़ी, तुरंत निरंतर, तुरंत निरंतर, निरंतर के बाद में आजीवन, आजकल, आदि। इसके बाद भी और बहुत से शब्द होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए इत्यादि, थोड़ा दूर लिख लीजिए, नहीं तो आप इसको इसमें शामिल कर लेंगे। इत्यादि अलग है, इत्यादि मतलब इन सब के अलावा और भी शब्द ऐसे हैं जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जितने मेरे पास में थे उतने मैंने आपको नोट करवा दिए। अगर आप वापस से रिवाइज करना चाहते हैं तो देखिए, आज, कल, परसों, कब, अब, जब, तब, अब तक, जब तक, तब तक, सदा या सदैव, जभी तभी, पहले पीछे, बाद में, पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है ना, हमेशा, सर्वदा, ठीक है, और नित्य, प्रातः, नित्य यानी रोज, ठीक है, प्रातः है सुबह, मध्याह्न, मध्याह्न बीच का समय जो होता है, शाम, गति गति यानी कि पिछला, रात, दिन भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, दोपहर, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, तुरंत, निरंतर, आजीवन, आजीवन, आजकल, ठीक है, इत्यादि। इन सब के अलावा भी शब्द है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अब आ जाइए, दूसरा भेद है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे काल की जगह स्थान कर दीजिए बस, स्थान वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राम ऊपर गया है, सीता नीचे वाले कमरे में बैठी है। तो ऊपर, ठीक है ना, नीचे, ये कैसे शब्द हैं? ये स्थान के बारे में बता रही हैं। वैसे तो अगर हम ऊपर या नीचे देखें तो ये दिशा संबंधी हो गया, परंतु क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, आप जैसे इसमें भी आए हैं, तो वो उस पल के बारे में बता रहे हैं, तो वो आएगा तो कालवाचक में। इसी तरीके से ये शब्द हैं जो कि दिशा वाले में भी आ जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये किस में भी आ रही हैं? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी आ रही हैं। तो लिखिए, क्रिया की स्थान संबंधी, क्रिया की स्थान संबंधी, स्थान, एक्सक्यूज मी बच्चों, एक मिनट रुकिए। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, राम ऊपर गया है। ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन उधर बैठा है। फिर देखिए, सड़क पार करते समय इधर उधर देखना चाहिए। इसमें इधर उधर, ठीक है। एक और लिख लीजिए आप लोग कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या तो प्रश्नवाचक में चला जाएगा। अब जिस तरीके से आपको कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण लिखाए थे, उसी तरीके से स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं स्थिति सूचक और दिशा सूचक, यानी हाल के बारे में बताने वाले और दिशा के बारे में। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद, पहला है स्थिति सूचक, जो स्थिति की सूचना देते हैं। ठीक है। इसमें देखिए कैसे शब्द आएंगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, कहाँ, आगे पीछे, भीतर बाहर, पास दूर, आसपास आदि। ठीक है। दूसरे मैंने बताए थे दिशा सूचक, दूसरे हैं दिशा सूचक। तो देखिए दिशा सूचक के अंदर शब्द आएंगे उधर किधर, उधर किधर, जिधर, इधर आदि। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राम ऊपर गया है, मोहन उधर बैठा है।
ठीक है। सड़क पार करते समय इधर उधर देखना चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है। तो इन सभी शब्दों में देखिए ऊपर, उधर, इधर उधर, यहाँ, ये शब्द क्या हैं? ये है स्थान की विशेषता को बताने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक स्थिति सूचक और दूसरे हैं दिशा सूचक। स्थिति सूचक में आ जाएगा शब्द यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, पास, दूर, आसपास इत्यादि। इसके बाद में दिशा सूचक के अंतर्गत शब्द आएंगे उधर, किधर, जिधर, इधर आदि। तो ये तो थे हमारे अव्यय के दो भेदों के बारे में विस्तार से आपको आज बताया है। इसके दो भेद और हैं, और दो भेदों की जो पढ़ाई है वो हम करेंगे कल। और तब तक आप जो भी हमने पढ़ा है अब तक उसको आप दोहराएंगे और इससे संबंधित और उदाहरण अपने आसपास से लेंगे, और व्याकरण की और भी कोई किताबें जो आपकी हैं अध्ययन वाली, उनमें से आप वाक्य छांटने का काम करेंगे। इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस आप निरंतर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।